हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल हरकेश मौर्य सर पर। अब तक हमने इंडियन पॉलिटी की भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान सभा का गठन एवं भाग 1 भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन कर लिया है। आज हम भाग 2 जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है उसके बारे में अध्ययन से रिलेटेड नागरिकता कैसे आ सकती है, कैसे जा सकती है, और ये जानेंगे कि एनआरसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी और एनआरसी क्या है, सीएए क्या है, एनपीए क्या है, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं कि सिटीजनशिप किसे कहते हैं, नागरिकता क्या चीज होती है। तो हमारे किसी भी देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। या तो कोई नॉर्मल पर्सन रहता होगा जो बाहर से घूमने आया है, जैसे कोई विदेशी ताजमहल को देखने आया, वो नॉर्मल पर्सन में आएगा। या तो फिर सिटीजन, जैसे हम देखने जाएं, या फिर कोई आम आदमी देखने चला जाए तो वो सिटीजन हो गया। अब उसके बाद एक चीज और आती है माइनॉरिटी। सिटीजन में ही एक और आती है माइनॉरिटी। ये क्या होती है माइनॉरिटी? ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। हिंदी में अल्पसंख्यक 2 आधार पर हो सकते हैं। या तो उस धर्म का आधार को मानने वाले कम हो, उनकी संख्या कम हो गई तो वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो गए, या फिर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो। जैसे हम जब ताजमहल देखने गए तो एक जैन धर्म वाले ताजमहल देखने गए, वो भी अल्पसंख्यक है। हालांकि मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। हिंदू धर्म भी कई राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक में आ जाता है। वो लोग वहां पर भी क्रिश्चियन ज्यादा है। तो अभी बेसिक हम लोग ये समझेंगे कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता क्या होती है। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है। जैसे आपका वोटर कार्ड जो है वो एक नागरिकता का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। वो वह देश वो अपने नागरिकों को हर तरह के अधिकार देता है। उन्हें कानूनी अधिकार है, वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, नौकरी का अधिकार है। उन्हें राजनीतिक अधिकार भी है, वो जाकर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डालने का अधिकार भी है। लेकिन अगर नागरिक नहीं है तो आप देश में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, आपको कोई मारेगा पीटेगा नहीं। कोई आपको मार पीट भी दिया तो कानून उसको सजा देगा। जैसे कोई अमेरिका का आदमी यहाँ पर घूमने आया या पाकिस्तान का आदमी कोई यहाँ पर घूमने आया तो आप उसे पीट दे जाकर, तो पुलिस उस आपको सजा देगी। वह कहेगी आप होते कौन हो पीटने वाले, तो उसे हर सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो यहाँ आकर किसी अच्छी पोस्ट पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज या राज्यपाल नहीं बन सकता है। ना ही वो यहाँ आकर मत अधिकार कर सकता है, मतदान कर सकता है, ना ही कोई चुनाव लड़ सकता है। तो बेसिक अधिकार ये है कि आप देश के नागरिक हैं या नहीं है, जीने दिया जाएगा, आपको कोई मारपीट नहीं करेगा। लेकिन नागरिकों को कोई प्रीमियम लेवल का अधिकार है जिसे हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता जो पहली बार शब्द आया वो अरस्तु ने किया था। अरस्तु नागरिकता के बारे में पहली बार बोले थे। नागरिकता की चर्चा संविधान के 22 भाग में से दूसरा जो भाग है भाग 2, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, हम 1 से 4 तक पढ़ा दिए हैं, आज अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ाएंगे और नागरिकता से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। नागरिकता की बात अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 5 को। 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब देखिए, प्रारंभ कब हुआ था संविधान का? संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और बात आएगी लागू हो गया तो हम किसे कहेंगे कि तुम भारत के नागरिक हो? बहुत से तो अंग्रेज भी उस समय भारत के नागरिक, भारत में रहते थे। एनी बेसेंट उस समय भारत में ही थी। क्या उन लोगों को आप नागरिक बोल देंगे? अब कौन नागरिक है कौन नहीं है, उसी में भारत का विभाजन हो गया। इसी के लिए अनुच्छेद 5 3 शर्तें दिया और कहा कि इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर आप पालन करते हैं तो हम आपको भारत का नागरिकता देंगे। पहला कि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक है। अब देखिए 1950 में तो हम है नहीं, और ना ही हमारे पिताजी तो रहे होंगे, शायद नहीं होंगे, लेकिन तो उस समय दादाजी होंगे, हमारे दादाजी होंगे, आपके दादाजी भी होंगे। तो आपके दादाजी को नागरिकता किस अधिकार पर मिली, आधार पर मिले? वो जन्म से नागरिकता मिली क्योंकि यहीं पर उनका जन्म हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे उस वक्त जो आजादी की लड़ाई 1947 में चल रही थी, उस लड़ाई में अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए विदेशों में भी गए थे। अब देखिए, कनाडा में भी आंदोलन चलाया गया था, सैन फ्रांसिस्को में भी लाला हरदयाल ने आंदोलन चलाया था, गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो बहुत से क्रांतिकारी विदेशों में भी थी। तो क्या आप उन्हें नागरिकता नहीं देंगे? क्या इस आधार पर कि भारत में तो हैं तो आपको उन्हीं को भी तो नागरिकता देनी होगी, क्योंकि वो बच्चे भी तो जन्म लिए हैं वहां। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके बच्चे जो विदेश में जन्म ले रहे हैं उन्हें भी तो देंगे नहीं देंगे?
तो कहा गया कि उनके माता पिता का जन्म भी यदि भारत में हुआ होगा 1950 से पहले, तो ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दे दी जाएगी, भले ही वो विदेश में क्यों नहीं रह रहा है। एक और चीज कहा गई कि संविधान लागू कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लागू होने से 5 साल पहले से ही अगर कोई भारत में रह रहा है, अब 1950 में लागू हुआ, यानी 1945 से या उससे भी पहले से कोई भारत में रह रहा है तो हम उसे नागरिकता देंगे। जैसे एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, विदेशी थी, आयरलैंड की थी, भारत में बहुत काम किए, स्वतंत्रता में भी बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उन लोगों को भारत नागरिकता देगा। इस आधार पर हम लोगों के दादाजी को नागरिकता मिली, कैसे मिली? जन्म के आधार पर मिली है, हमें सबको जन्म के आधार पर मिली है। तो अनुच्छेद 5 केवल जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, इन तीनों का होना जरूरी नहीं है, मेनली कोई एक हो सकता है तो आप भारतीय नागरिक हैं। अब अनुच्छेद 6 और 7 को समझते हैं। वर्तमान समय में अनुच्छेद 6 और 7 का विशेष औचित्य नहीं है, इससे उस समय के विभाजन के जो विभाजन हुआ था, तो विभाजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, जैसे आसाराम बापू, और भारत से भी बहुत से लोग पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। तो इससे बहुत ज्यादा मारकाट भी होने लगे थे, अराजकता फैल गई थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने आजादी के 1 साल बाद यानी 1948 में 19 जुलाई 1948 को एक रूल लागू कर दिया जिसे कहते हैं परमिट नियम। परमिट नियम का मतलब ये है कि अगर आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं तो यहाँ लिखवा कर जाएंगे कि आप भारत छोड़कर जा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये नहीं कि तो आकर घुस गए, तो वहां फिर से आने में भी आपको लिखवाना पड़ेगा। तो ये हो गया परमिट। अब जो अनुच्छेद 6 है वो इसी परमिट नियम पर आधारित है। कहा गया है कि वर्ष वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है, अनुच्छेद 6 कहता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं उस वक्त, अब इसमें भी 2 तरह के लोग थे। कुछ लोग वैसे थे जो ये परमिट नियम लागू होने से पहले आ गए थे, तो उनके लिए तो ये अप्लाई नहीं है, उनके लिए परमिट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए, भूल जाइए, है ना, ट्रेन में कोई टीटी नहीं है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग जो 19 जुलाई 1948 ये डेट रखा गया परमिट डेट, 19 जुलाई 1948, इससे पहले परमिट नहीं था, तो जो इससे पहले आ गए, जो आ गए वो आ जाओ, अब भारतीय नागरिक हो गए आप। लेकिन जब ये परमिट नियम लागू हो गया 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है तब कहा जाता है कि भाई साहब आप जब आएंगे भारत में तब आपको परमिट देना होगा। अभी आप 6 महीने इंतजार कीजिए, परमिट भरने के 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिलेगी, इतने आराम से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी दिक्कत नहीं है, बस 6 महीने का इंतजार करना है आपको, तो इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है। आर्टिकल 6 ये तो बता दिया कि पाकिस्तान से जो भारत आएगा उसे नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भारत से बहुत से लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा तो वो वापस आएंगे। तो संविधान उन लोगों को भी जगह दिया है। संविधान कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता कब मिलेगी? देखिए 1 मार्च 1947 यानी आजादी के जस्ट पहले 1 मार्च 1947 के बाद कुछ लोगों को लग गया कि नहीं अब देश का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि माहौल बन गया था देश का विभाजन होने का। तो उन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, जब विभाजन होगा ही तो विभाजन से थोड़ा पहले ही 1 मार्च 1947 को ही कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर बस गए। लेकिन जब विभाजन हुआ और जब मारकाट चालू हुआ तब पाकिस्तानियों ने अपना असली रंग दिखा दिया। तब उनको लगा कि नहीं हमने तो गलती कर दी, अब हमें भारत लौट जाना चाहिए, अब लौट चले। तो अब जब ये लोग लौट कर आएंगे तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? तो दी जानी चाहिए। अब आप बताइए दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? तो एकदम दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अपना घर छोड़कर यहाँ से वहां गए थे ना, गलती का एहसास हुआ हमें वहां जाकर, तब उसे हम भूला नहीं कह रहे हैं, हम उसे भटका हुआ कह रहे हैं क्योंकि वो वापस आ रहा है। लेकिन उसे कहा गया कि ठीक है भाई साहब आपने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए ये सोचकर कि आपके लिए एक अलग देश बन रहा है, लेकिन अब जब आप भारत आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आइए भारत, लेकिन आपको फिर से यहाँ पर 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन बनना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा और हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम आपको नागरिकता देंगे, वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर हम लागू कर रहे हैं। तो 6 और 7 पे अब देखिए ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि ये उस समय की तत्काल स्थिति को कंट्रोल करने के लिए था, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है, जो भारत के बाहर है, कोई हमारा राजदूत है जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो ऐसे तो लाखों भरे हुए हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा सब में है हमारे यहाँ के। तो अब वहां उनका बच्चे का जन्म हुआ, अब जो बच्चा हुआ है
तो वो भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा? तो वो भी भारत का नागरिक होगा। तो भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तब। ऐसा नहीं है कि वह भारतीय नहीं है। तो बाहर में भी यदि कोई बच्चा है तो उसे भी कोई टेंशन नहीं है, यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। इसको विशेष रूप में आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखा गया था वैसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो बाहर रहकर लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, बहुत से लोग विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन को चला रहे थे। तो जब वो लोग विदेश में सेटल थे, अब उनका बच्चे का जन्म हो रहा है तो उनके तो माता पिता मूल रूप से भारतीय ही हैं, तो उन लोगों को भी अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 5 से 8 जो अभी आप देखे, ये केवल और केवल उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। इनफैक्ट रियलिटी में संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर कोई कानून नहीं बनाया। उस वक्त की स्थिति को देखते हुए टेम्परेरी कानून बना दिए गए और उन्होंने अधिकार दे दिया संसद को। संसद अपना जैसे चाहे वैसे कर सकती है। अब नो क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले रहा है, यदि कोई भारत का व्यक्ति है, उसके माता पिता भारतीय हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर विदेश गया है और विदेशी नागरिकता ले लेता है तब उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारत का नागरिक अगर विदेश जाकर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अब देखिए जब कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर रहा है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब अनुच्छेद 10 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करे, अर्थात किसी भी व्यक्ति की नागरिकता आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते जब तक कि वो कोई गलत काम नहीं किया हो। मतलब जिस काम को संसद ने मना किया हो, जैसे इंडिया चाइना में युद्ध हो गया हो, अब आप चाइना के फेवर में जाके बोल जाओ तो भारत कहते हैं भाई ये नागरिकता नहीं है, पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई नहीं छीन सकता है जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी था, संविधान बनाने वालों के दिमाग में ये बहुत अच्छा आया। अगर नहीं रहता तो धज्जे उड़ा देते। ये तो सबका पाकिस्तान जिंदाबाद हो, चीन जिंदाबाद करते। अब देखिए जितने पार्टियां आती हैं वो पार्टियां अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संसद में कानून पास कराती हैं। बीजेपी आएगी तो बीजेपी कांग्रेस खत्म करने की चाहेगी, कांग्रेस आएगी तो बीजेपी को खत्म करना चाहेगी, भैया अगले रहेंगे। कांग्रेस कह रही है मैं हम अकेले रहेंगे। तो इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने कहा कि हम ऐसे ही संविधान से किसी नागरिकता को खत्म नहीं कर सकते हैं, जब तक आप इधर के उधर नहीं करेंगे तब तक आप बने रहेंगे। अब अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून एक बढ़िया सा कानून संसद बनाएगी और संसद का गृह मंत्रालय। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो संसद के किस मंत्रालय को है? संसद के गृह मंत्रालय को, वही होम मिनिस्ट्री बनाती है नागरिकता का कानून। अब आप इसे फटाफट रिवाइज कीजिए एक झटके में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता जिनका जन्म हुआ हो उनको मिल गया। 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से जो भारत आए उनको दे दीजिए। 7 क्या कहता है? जो गलती से पाकिस्तान चले गए वापस आएगा उसे, जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है। 8 क्या कह रहा है? विदेश में रहने वाले लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी बशर्ते उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। अगर विदेश में जन्म लिए हैं, माता पिता भले ही भारतीय हैं, लेकिन अगर वहां की आपने नागरिकता अपना ली तो यहाँ की तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो यहाँ भी खत्म। 9 वाला कहता है, 10 कहता है नागरिकता का बना रहेगा, अर्थात आपकी नागरिकता कोई नहीं छीनेगा। 11 कहता है संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता का कानून बनाएगा। अब यहाँ से आप समझिए, यहाँ मेन कहानी शुरू होती है। संविधान वालों ने नागरिकता का कानून वही बनाया था जो उस समय विभाजन हो रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन्होंने संसद को अधिकार दिया था कि आप अच्छे से सोच समझ कर बनाइएगा। तो संसद ने पहला नागरिकता कानून अधिनियम 1955 में लाया। नागरिकता देने लेने की विस्तृत जानकारी मूल संविधान में था? नहीं था। पहली बार अधिनियम कब आया? 1955 में आया। अब 1955 के बाद क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज परफेक्ट बना दो? कोई भी दुनिया की एक चीज परफेक्ट नहीं है, उसमें हमेशा सुधार की जरूरत रहती है। तो जो 1955 का कानून बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, उसमें कुछ कमियां थी जिसमें 1986 में सुधारा गया। तो क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता में पहली बार सुधार कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1986। लेकिन नागरिकता का कानून पहली बार कब आया था? 1955 में। लेकिन सुधार पहली बार 1986 में, फिर 92 में सुधार हुआ, 2003 में सुधार हुआ, 2005 में हुआ,
2015 में भी हुआ और 2019 में तो एनआरसी वाला आया और बहुत लंबा चौड़ा है। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो आपको 5 विधियों से नागरिकता देता है। पहला, संविधान में कितने प्रकार के संविधान नागरिकता दे सकते हैं? 5। किस अधिनियम के तहत? 55 के तहत। अब हम पांचों को समझते हैं। पहला होता है जन्म के आधार पर। एकदम पहला, जन्म के आधार पर। अब देखिए क्या जरूरत थी यार देने की। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोई भी भारत में आकर जन्म ले लेगा तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लो, कोई पाकिस्तान से आकर यहाँ पर जन्म ले रहा है, पाकिस्तान वालों ने यहाँ से बीवियां रख ली और यहाँ पर उन्हें छोड़ दिया, उसे भारत की नागरिकता मिल गई। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी भी कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो नागरिक बन गया और बड़ा होकर वो आतंकवादी बन रहा है, लोग बम चला रहा है, वो AK-47 चला रहा है, तो बड़ा दिक्कत कर दी इन्होंने। भारत सरकार की नींद खुली कि यार हमने तो बड़ा गलती कर दी। 1955 में कानून बनाया और 31 साल बाद 1986 में कहा कि अरे यार ये तो गलती हो गई, गलत कर दिया हमने। तो ये कोई भी जन्म ले रहा है भारत में आकर तो हम उसे नागरिकता दे रहे हैं। पाकिस्तानी आ रहे हैं यहाँ पर ताजमहल देखने आ रहे हैं, बच्चों को पैदा करके चले जा रहे हैं, लोग बच्चे को जानकारी जन्म दे दिया तो यहाँ पर नागरिकता मिल गई उसकी। अब वो आतंकवादी बन गया, आतंकवादी बन के बम ब्लास्ट कर रहा है, AK-47 उड़ा चला रहा है। सरकार ने गलती को महसूस किया और फिर उसे सुधारने की कोशिश की और 1986 में फिर एक नियम ये बनाया कि जो बच्चा भारत में जन्म ले रहा है उसकी माता या पिता उनमें से कोई ना कोई एक भारतीय रहा हो तभी हम उसको नागरिकता देंगे, अन्यथा उसे नागरिकता नहीं देंगे। थोड़ा सा मिसयूज कम हुआ। इसमें एक और सुधार किया गया 2003 में कहा गया कि माता पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, लेकिन दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, मतलब धोखे से अर्जित नहीं की गई हो। ध्यान से समझिए, पाकिस्तानी कैसे मिसयूज करने लगे इसका। भारत की कोई महिला है, कश्मीर की कोई महिला है, पाकिस्तान का कोई लड़का है, वो आया घूमने के बहाने, वो प्लानिंग से आ रहा है, वो घूमने के बहाने आया, 6 महीने तक वैलिडिटी ली उसने, हम स्टूडेंट, हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ हम घूमने आ रहे हैं, और उसने महिला से शादी कर ली। अब जो बच्चा जन्म लिया उससे वो भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो तो भारत की नागरिक है, उसकी महिला, उसकी मां लड़के की। अब 2003 में ये साबित कर दिया, ये नियम बना दिया कि यदि वो इनवैलिड तरीके से विदेशी भारत में आ रहा है तो अब हम उसे नागरिकता नहीं देंगे। अभी कह रहा है कि वह बच्चा जो भारत में जन्म ले रहा है उसके माता या पिता उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट बनकर आए और यहाँ पर आकर बाप बन गए, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो बहुत ही बेकार कानून था जिसमें धीरे धीरे हमने सुधार कर लिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा प्रकार समझते हैं नागरिकता लेने की, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है? हम सबको किस आधार पर नागरिकता मिली है? वंश के आधार पर ही तो मिली है। हमको नागरिकता कैसे मिली? हमारे पिताजी भारतीय है, हमारे पिताजी को नागरिकता कैसे मिली? उनके पिताजी नागरिक थे तो उन्हें मिल गई, उनसे हमें मिल गई। तो जो 99% यंग एज के लोग हैं जो आजादी की लड़ाई नहीं देखे हैं, उन सबको वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली है। लेकिन इसमें भी एक चीज देखिए, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक करीना कपूर की शादी हुई सैफ अली खान से, उसका लड़का हुआ इंग्लैंड जाकर, बताइए, भारत में तो हुआ नहीं, लेकिन उसके जो वंशज हैं सैफ अली खान और करीना, उसके जो वंशज हैं बच्चे के, वो तो भारत के ही हैं, तो उसे नागरिकता मिल रही है। भाई मिलेगी ना, उसे तो नागरिकता भारत की ही मिलेगी। अब देखिए ध्यान से, इसमें गलती क्या किया गया था। जब ये नियम बना था तो ये कहा गया था कि जो बच्चा विदेश में जन्म ले रहा है या भारत में जन्म ले रहा है उसका बाप भारतीय होना चाहिए, पिता भारतीय होना चाहिए। लेकिन संविधान कहता है कि लड़की लड़का में कोई भेदभाव नहीं है, यानी माता पिता में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब ये 1955 में लाया गया था तब कहा गया था कि वंश जब गिना जाएगा तो वंश बाप के आधार पर गिना जाएगा। ये कानून जरा सोचिए। तो अब देखिए, सानिया मिर्जा पर तो लगेगा नहीं, सानिया मिर्जा तो भारत की नागरिकता आज भी ले रखी है, वो तो पाकिस्तान की नागरिक बनी नहीं। उसका जो व्यक्ति है, पति जो है उसका, शोएब मलिक पाकिस्तान का है। अब आप बताइए, क्या सानिया मिर्जा का लड़का वंश की नागरिकता के आधार पर भारत का नागरिक होगा? नहीं मिलेगी। क्यों? संविधान वंश बाप से मानता है, माँ से नहीं। और महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि हम भी तो इंसान है, कि हमारा लड़का नहीं है क्या? अब माँ भी तो 9 महीने कोख में पाल रही है, तो 1993 में फिर संशोधन कर दिया गया और कहा गया
कि वंश की जो गिनती है वो माता पिता दोनों के आधार पर होगी। अब वर्तमान समय में सानिया मिर्जा का लड़का अगर वो चाहे, जब वो 18 साल का होगा, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो पाकिस्तान की नागरिकता लेगा या भारत की नागरिकता लेगा। क्योंकि अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वंश के आधार पर नहीं, बल्कि वंश की गणना माता पिता दोनों के आधार पर हो रही है, तो सानिया मिर्जा के लड़के को नागरिकता मिल जाएगी। तो हमें मिला है वंश के आधार पर, हम तो भारत में ही जन्म लिए, हमारे माता पिता भी भारत के ही। अब तीसरी विधि समझते हैं। तीसरी विधि को हम कहते हैं बाई रजिस्ट्रेशन, इसको डिसेंट कहते हैं, बाई बर्थ डिसेंट, जिसे बाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के द्वारा फॉर्म भर के नागरिकता लेनी है। कैसे भाई? अब देखिए, मान लीजिए आप भारत में नौकरी करने आए हैं, विदेश के थे, अमेरिका के थे, कनाडा के थे, भारत में नौकरी करने आए, आपको भारत बहुत अच्छा लगने लगा, आपको लगा यार हम यहीं रह जाते हैं, हमें तो सब कुछ मिल रहा है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आप कम से कम यहाँ पर 7 साल रह रहे हैं। ये नहीं कि आप 1-2 महीने घूम लिए, अरे यार ताजमहल बहुत बढ़िया है, लाल किला बहुत बढ़िया है, रह लो यार यहीं पर, ये सब नहीं होगा। आपको कम से कम यहाँ पर 7 साल रहना होगा। या मान लीजिए आप भारत में आए, भारतीय किसी लड़की से आप विवाह कर लें, और विवाह करने के बाद आप 7 साल यहाँ रह गए, और 7 साल रहने के बाद अब आप एलिजिबल हो गए। 7 साल से पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते। जब 7 साल रह लेंगे, नौकरी कर लिए या किसी शादी कर लिए, आपको 7 साल जब यहाँ पर हो गए, तो आप यहाँ पर पंजीकरण का फॉर्म भर देंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भरा जाएगा। कौन भरेगा, कौन देगा नागरिकता? ये करता है गृह मंत्रालय। अब देखिए, यही तो, ये थोड़े ही है कि साहब सभी को नागरिकता दे देंगे, होम मिनिस्ट्री ऐसे ही थोड़ी दे देगी सबको। पता चला कोई आतंकवादी 7 साल रह ले, है ना? तो जैसे कहा जाता है कि आईएएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, अब ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रेजुएशन हो गया और हम आईएएस बन गए, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो एलिजिबिलिटी है कि आपको आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो तो नागरिकता देने के लिए आप सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार देगी नहीं देगी। पहले नियम 5 साल का था, फिर 7 का हुआ, और उससे पहले 1955 में केवल 6 महीने का था। तो धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया ताकि मिसयूज ना हो। अब देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो लेटेस्ट वाला पूछेगा ना, अब ये थोड़ी पूछेगा कि 1955 में कौन सा था। तो आपको याद रखना है 7 साल। 3 प्रकार की नागरिकता आप समझ गए। चौथे प्रकार की नागरिकता क्या है? चौथे प्रकार की नागरिकता कैसे ली जाएगी? उसे कहते हैं देशीकरण। देशीकरण को कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यदि आप भारत में आए, ना ही आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, ना ही आप यहाँ किसी से शादी किए हैं, लेकिन आप भारत में आए और भारत आपको बहुत अच्छा लगने लगा, और आप यहाँ पर बोले जाने वाली 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, उड़ीसा और तमिल, मलयालम, अंग्रेजी नहीं है इसमें ना, ये सब जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक भाषा यदि आप जान रहे हैं, तब आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें कुछ शर्तें हैं। कम से कम आपको 10 साल रहना पड़ेगा। कोई एक भारतीय भाषा में से किसी एक भाषा को आपको जानना चाहिए, और आपका कला या विज्ञान में अच्छी रुचि होनी चाहिए, आप साइंटिस्ट वगैरह रहने चाहिए, तब आपको नागरिकता मिल सकती है। जैसे जो अदनान सामी है पाकिस्तान के, अदनान सामी 10 साल से ज्यादा भारत में रह रहे हैं, भारतीय भाषा भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अच्छे गायक हैं ना, और कला में उनका योगदान है, विज्ञान में तो है नहीं। तो अभी तक ऐसा कोई उनका रिकॉर्ड भी नहीं रहा है कि उन्होंने कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो, तो भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता दे दी। अब ऐसे लोग जो विदेश से आ रहे हैं, कलाकार हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं, उन सबको यहाँ तो हमारे पास देशीकरण द्वारा हमें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन 10 साल अर्थात देशीकरण, देश में ढलने के लिए आपको कम से कम 10 साल तो रहना पड़ेगा। अब देखिए, 10 साल से छोटे बच्चों को आप कहोगे हिंदुस्तानी, यार उसे कैसे समझ में आएगा? हाँ, उसे क्या मतलब यार कि इंडियन या पाकिस्तानी या फिर चाइना, इनमें क्या अंतर है? तो कम से कम 10 साल एक देशीकरण के लिए। 5वां तरीका जो है, जो आपको नागरिकता लेने का है, वो है अर्जित भूमि के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि हम कल पाकिस्तान पर कब्जा कर लें, पाकिस्तान के लोगों को कहेंगे ना भैया भारत के नागरिक हो जाओ, अब आप पाकिस्तान वाले बुरा मानेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था ना, वो हमने अभी बताया था इससे पहले वाली क्लास में। सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना लिया गया। अब जो भारत के, जो वहां के लोग थे सिक्किम के, तो वहां के लोगों को भी तो नागरिकता देंगे नहीं देंगे? पहले भी तो यही होता था, मगध का राजा ने अगर पड़ोसी राज्य में कब्जा कर लिया, तो क्या वो जो प्रजा है वहां की, वो प्रजा तो उसी राजा की हो गई ना, उसी राज्य की हो गई। तो ये तो सिंपल है कि अगर कोई अर्जित भूमि हम कर ले रहे हैं, किसी भूमि को अर्जित कर ले रहे हैं, तो वहां की जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब हमारे नागरिक हो जाएंगे। अब देखिए कितनी विधि से नागरिकता दे रहा है? 5 विधि से, याद करना।
इसमें 3 ऐसी विधियां थी जिनसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पहला है त्याग करना। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, आप यहाँ से चले गए, दूसरे देश में चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। अब दूसरा, बर्खास्त कर दिया जाए। जब पता चले कि लड़ाई हुई है इंडिया में और चाइना में और आप चाइना जिंदाबाद कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। मान लीजिए आप पागल हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कोई राष्ट्रपति आ रहा है, व्लादिमीर पुतिन आ रहा है मान लीजिए, और आप उसके मुंह पर थूक दिए, तो पुतिन क्या कहेगा, भैया भारत का नागरिक हमारे पर थूक दिया। तो ऐसा थोड़ी होता है, भारत की नागरिकता खत्म कर देगी, नागरिकता खत्म है, पागल है यार, दिवालिया है ये, चलो छोड़ो, रहने दो, इसे ऐसे घूमने दो। ना ये हिंदुस्तानी है ना पाकिस्तानी है, पागल है ये। तो जब उल्टा सीधा आप काम करेंगे तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। वंचित कर देना, आपकी नागरिकता वंचित कर दी जाए। मान लीजिए आप भारत में आए और 7 साल रहे नहीं और आपने झूठा दिखा दिया कि हम 7 साल से रह रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 साल से रह रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए देशीकरण से, और बाद में पता चला कि आप तो हमसे झूठ बोलकर ऐसा किए हैं, तब भारत सरकार आपको बर्खास्त कर देगी। अब आप भारत के नागरिक हैं और विदेश में जाकर 7 साल बच गए हैं, तब भी आप यहाँ से वंचित कर दिए जाएंगे। तो 5 विधियां हैं आपको नागरिकता देने की और 3 विधियां हैं आपकी नागरिकता छीन लेने की। किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, नहीं। उससे 2-3 अधिकार छीने जाएंगे, एक वोट डालने का अधिकार, एक चुनाव लड़ने का अधिकार। इन दोनों को हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं, इनको छीन लिया जाएगा। और कुछ कानूनी अधिकार, जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट पर आप जज नहीं हो सकते, पुलिस में नहीं आ सकते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, ये सब नहीं हो सकते। बाकी आप भारत में रहकर कमाइए खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन फटाफट पूछे जाते हैं उनसे देखिए। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान का 85% विदेश से ही आया है, 15% को बनाया है 3 साल में, तो ये हो गया ब्रिटेन से। हमारे पास किस प्रकार की नागरिकता है? तो हमारे पास इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता का मतलब है कि हमारे पास केवल हिंदुस्तान की नागरिकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी राज्य में तो रह ही रहे हैं। मान लीजिए हम यूपी में रह रहे हैं, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम यूपी के नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं। हम ये कहेंगे कि हम यूपी के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। अब कोई बिहार में रह रहा है तो बिहार का निवासी क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि हम बिहारी की नागरिकता है, नहीं, वो तो भारत का नागरिक है ना। भारत में दोहरी नागरिकता थी, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उसके पास जम्मू कश्मीर की थी और भारत की भी थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया। अब आपको अलग अलग नहीं कहना पड़ेगा, अब हमें सीधे सीधे कह देना है कि भाई इकहरी नागरिकता है पूरे देश में। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इकहरी नागरिकता का मतलब है कि एक ही देश की नागरिकता, तो आप एक ही देश की नागरिकता का मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान और इंडिया की नागरिकता। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ रख सकते हैं। अब थोड़ा सा विवाद हो गया था अभी अक्षय कुमार के इशू को लेकर ना, पीछे कनाडा वाला इशू, वो नॉर्मल था इशू, लेकिन चलिए अब देखिए आगे समझते हैं कि अधिनियम कब आया था। 1955 में ये अधिनियम आया था। पहला संशोधन 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003, फिर 5, फिर 15, फिर 19। तो ये पहला। अब प्राप्ति की विधि कितनी प्रकार से ले सकते हैं? 5 तरह से हो सकते हैं। कितनी तरह से? 3 तरह से। कौन सा मंत्रालय बनाएगा? गृह मंत्रालय। ये नागरिकता की जो चीजें हैं अब आप समझ गए होंगे। अब कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं जिसे आपको समझना चाहिए, जैसे एनआरआई। एनआरआई क्या है? पीआईओ क्या है? सीआई कौन रहते हैं? सीएए क्या है? एनआरसी क्या है? और एनपीआर क्या चीज है? अब इस चीज को हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे जब नागरिकता का पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एनआरसी समझाने में घंटों लग जाएंगे। एनआरसी आपको लगता है कि ये आज का मुद्दा है, ये तो आज का मुद्दा है ही नहीं। ये तो 12वीं सदी से, यानी आपसे 800 साल पहले से ही एनआरसी की नींव पड़ गई थी। एनआरसी की नींव 800 साल पहले, यानी जब गुलाम वंश का शासन था। अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि 2019 का है, तो आप वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।